इतिहास में ना कई पन्ने ऐसे होते हैं जिन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। आज हम एक ऐसे ही चैप्टर को खोलने वाले हैं, शिशुनाग वंश की कहानी। ये सिर्फ एक डायनेस्टी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे मगध एक सुपर पावर बना और कैसे भारत के भविष्य की नींव रखी गई। पर कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। जब हम पुराने राजा महाराजाओं के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? यही ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा या फिर कोई जंग जीतकर गद्दी पर बैठेगा। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी राजा को सिंहासन उसकी प्रजा ने खुद अपनी मर्जी से दिया हो? यकीन मानिए, जवाब है हाँ। और यही बात शिशुनाग वंश की कहानी को इतना खास बनाती है। ये किसी राजकुमार की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे लोगों ने अपना लीडर, अपना राजा चुना। चलिए इसे और करीब से जानते हैं। तो बात है लगभग 413 ईसा पूर्व की। उस वक्त मगध में ना माहौल बदल रहा था। एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी हो रही थी, और इस बदलाव की वजह थी लोगों में बढ़ता गुस्सा और असंतोष। उस वक्त मगध की गद्दी पर बैठा था हर्यंक वंश का राजा नागदासक, और कहते हैं कि वो इतना जालिम और अयोग्य राजा था कि लोग उससे तंग आ चुके थे। ये गुस्सा धीरे धीरे एक विद्रोह की शक्ल ले रहा था, और इसी गुस्से की आग से निकला एक नया चेहरा, शिशुनाग। वो कोई शहजादा या राजकुमार नहीं था, बल्कि नागदासक का ही एक अमात्य, मतलब एक मिनिस्टर था। जब जनता ने उस जालिम राजा को गद्दी से उखाड़ फेंका तो उन्होंने ताज किसी और के नहीं, बल्कि अपने भरोसेमंद मंत्री शिशुनाग के सिर पर रख दिया। जरा सोचिए, उस दौर में ये कितनी बड़ी, कितनी रेवोल्यूशनरी बात रही होगी। तो जब शिशुनाग सत्ता में आए तो उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने मगध की किस्मत ही पलट दी। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था मगध को एक रीजनल पावर से एक असली सुपर पावर बनाना। शिशुनाग की सबसे बड़ी कामयाबी समझने के लिए हमें एक पुरानी दुश्मनी की कहानी जाननी पड़ेगी। ये दुश्मनी थी भारत की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच, जो कोई 1-2 साल नहीं, पूरे 100 साल तक चली थी। तो एक तरफ था पूर्वी भारत में हमारा मगध, जो फैलता जा रहा था, और दूसरी तरफ पश्चिमी भारत में एक और महाशक्ति थी, अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। और इन दोनों के बीच सुप्रीमेसी की एक लंबी जंग चल रही थी। और फिर एंट्री होती है शिशुनाग की। उन्होंने इस 100 साल पुरानी जंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने ताकतवर अवंती को हराया और उसे मगध में मिला लिया। बस इसी एक जीत ने पूरा नक्शा बदल दिया, और मगध उत्तर भारत की अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर बन गया। मतलब अब उसे टक्कर देने वाला कोई नहीं था। सिर्फ लड़ाई के मैदान में ही नहीं, शिशुनाग ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मगध की राजधानी राजगृह से वैशाली शिफ्ट कर दी, जो उस वक्त का एक बहुत बड़ा कमर्शियल और कल्चरल सेंटर था। अब शिशुनाग के बाद आते हैं उनके बेटे और उत्तराधिकारी कालाशोक, और उनके टाइम में कुछ ऐसा हुआ जिसका असर सिर्फ सियासत पर नहीं, बल्कि धर्म के इतिहास पर बहुत गहरा पड़ा। बात है करीब 383 ईसा पूर्व की। कालाशोक ने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति यानी अ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया। मकसद तो ये था कि बौद्ध भिक्षुओं के बीच जो मतभेद बढ़ रहे हैं उन्हें सुलझाया जाए, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इसी काउंसिल के बाद बौद्ध संघ में पहली बार एक बड़ी फूट पड़ी। संघ 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे स्थविर, जो पुराने पारंपरिक नियमों को मानने वाले थे, जिन्हें हम द एल्डर्स कह सकते हैं, और दूसरी तरफ थे महासंघिक यानी द ग्रेट कम्युनिटी, जो नियमों में थोड़े बदलाव चाहते थे। ये बौद्ध धर्म के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब देखिए, शिशुनाग और कालाशोक जैसे 2 पावरफुल राजाओं के बाद भी ये वंश ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। इनकी कामयाबी के बाद इनका पतन बहुत तेजी से हुआ। कालाशोक के बाद कहानी बड़ी तेजी से बदलती है। उनके 10 बेटों ने मिलकर राज करने की कोशिश की, जो कि एक डिजास्टर साबित हुआ। आपसी फूट और महल की साजिशों ने पूरे साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया, और इसी मौके का फायदा उठाया महापद्म नंद ने, जिसने तख्ता पलट कर दिया और एक नए वंश की नींव रखी, नंद वंश। तो भले ही शिशुनाग वंश का राज 70 साल से भी कम चला, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और लॉन्ग लास्टिंग था। तो आखिर हमें इस वंश को क्यों याद रखना चाहिए? इनकी लेगेसी क्या थी? देखिए, उन्होंने सदियों पुराने मगध अवंती संघर्ष को खत्म किया। मगध को पहली बार एक अखिल भारतीय शक्ति बनाया। दूसरी बौद्ध महासभा को संरक्षण देकर धर्म के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी।
और सबसे जरूरी, उन्होंने उस नींव को तैयार किया जिस पर नंद और फिर मौर्य साम्राज्य की शानदार इमारत खड़ी हुई। तो आखिर में ये सवाल बचता है, शिशुनाग वंश का राज छोटा जरूर था, पर क्या ये कहना गलत होगा कि भारत के पहले महान साम्राज्यों की नींव असल में इन्होंने ही रखी थी? नंद और मौर्य साम्राज्य तो उस नींव पर बने थे। ये एक ऐसी विरासत है जो उनके छोटे से शासनकाल से कहीं ज्यादा बड़ी है ना? सोचने वाली बात।